जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स. Today we have to study about Compton effect. As we have already discussed that there are three types of interaction of radiations with matter: photoelectric effect, Compton effect, and pair production. When there is low energy photon incident on matter, then dominant phenomena will be photoelectric effect. At medium energy, Compton effect, and at high energy there will be pair production. So today we have to discuss about Compton effect. In 1923, Arthur Holly Compton studied the scattering of X-rays from a graphite target and observed that the wavelength of scattered photon is greater than the wavelength of incident photon. This fact was first observed by Compton, that's why named after him as Compton effect. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था इसी चैप्टर में. उसमें हमने देखा सबसे लो एनर्जी रेडिएशंस हैं रेडियो वेव्स, उससे ज़्यादा एनर्जेटिक है इंफ्रारेड रेडिएशंस, फिर विजिबल रेडिएशंस, फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, फिर एक्सरेज और फिर गैमा रेज. इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तक हमारे पास कौन सा फिनोमिना होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. जब इससे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन आता है यानी एक्सरे फोटोन जब आता है तो फिर हम डोमिनेंट फिनोमिना होता है कॉम्पटन इफेक्ट का. इसीलिए कॉम्पटन ने क्या किया था, इसने एक्सरेज को फॉल किया ग्रेफाइट टारगेट पे, यानी कार्बन का ग्रेफाइट का एक टारगेट लिया, उसके ऊपर फॉल किया. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जाता है, सरफेस उसको अब्जॉर्ब कर लेती है. जबकि यहाँ पे क्या देखा उसने कि फोटोन जो है वो स्कैटर हो गया, यानी कुछ एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट करने के लिए मैटर को ट्रांसफ़र की, रिमेनिंग एनर्जी के साथ वो खुद स्कैटर हो गया. अब वेवलेंथ और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है. जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि एनर्जी का रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू एच एफ, और F किसके इक्वल होता है, C ओवर लैम्डा के. तो इस लिहाज से एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के. जब वेवलेंथ ग्रेटर होगी तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी कम हो गई है. और ये कॉमन सी बात है कि अगर फोटोन ने अपनी कुछ एनर्जी दे दी है इलेक्ट्रॉन को वहाँ से एस्केप करने के लिए मेटल सरफेस से, तो ऑब्वियसली फोटोन की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. इसी और जब फोटोन की एनर्जी कम होगी तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी. इसीलिए उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज़ ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन. कि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कम थी तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक था. जब वेवलेंथ इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी कम हो गई है. कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी देखते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसे थी. कि उसने एक एक्सरे सोर्स लिया, आगे ये कॉलीमेटिंग स्लिट्स ली हैं. स्लिट्स का काम ये है कि जो फोटोन है उसको पैरेलल कर देगा ये, यानी कि फोटोन सीधा ग्रेफाइट टारगेट पे फॉल करेगा, अदरवाइज एक्सरेज जो है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही हैं. लेकिन स्लिट्स में से जो गुजर रही हैं कॉलीमेशन के बाद सिर्फ वही ग्रेफाइट टारगेट पे हिट कर रही हैं. और ग्रेफाइट टारगेट से हिट करने के बाद क्या हुआ कि एक तो उसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करना ही है अपनी कुछ एनर्जी दे के, बाकी रिमेनिंग एनर्जी के साथ ये फोटोन स्कैटर हो गया. ये जो जिगजैग शेप में हम शो करते हैं ये फोटोन का सिंबल है. इसका मतलब क्या है कि ये जो सिंबल है यहाँ पे ये हमने शो किया है, जब मैं ये कर्सर से पॉइंट आउट किया इस चीज़ को, ये इसको क्या हम नाम, ये सिंबल है फोटोन का. इस तरह से फोटोन को रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम स्ट्रेट लाइन शो करते हैं इसका मतलब है हम रे ऑफ लाइट ले रहे हैं. जब इस तरह से कर लेंगे हम जिगजैग फॉर्म में, कर्व्ड फॉर्म में, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये फोटोन है, यानी यहाँ पे लाइट की पार्टिकल नेचर को हम ले रहे हैं. डिटेक्टर से यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लिया है जो डिटेक्ट करेगा इसको कि इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी वेवलेंथ कितनी है. और ये थीटा एंगल बना रहा है, ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी ये थी, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है.
Compton suggested that X-rays consist of photons when they collide with the electrons of graphite target like billiard ball. बिलियर्ड बॉल में भी आपने देखा है कि बिलियर्ड क्लब में जब स्नूकर वो खेल रहे होते हैं उसमें क्या होता है, एक बॉल जाके दूसरे से हिट करता है तो वो ना सिर्फ अगला बॉल मूव करना शुरू कर देता है बल्कि पिछला बॉल भी किसी और डायरेक्शन में चला जाता है. In this collision, a part of energy and momentum is transferred to electron. कुछ पार्ट completely फोटोन अपनी एनर्जी और मोमेंटम नहीं देगा, कुछ पार्ट उसका ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को एंड विद रिमेनिंग एनर्जी फोटोन इज स्कैटर्ड. फिर रिमेनिंग एनर्जी के साथ फोटोन वहां से स्कैटर हो जाएगा. क्वांटम शिफ्ट क्या है? ये जो चेंज इन वेवलेंथ आ रही है यहाँ पे हमने कहा है कि वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की ज़्यादा है, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ कम है. तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ है इसे हम नाम देते हैं क्वांटम शिफ्ट का. बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, Compton derived the expression for shift in wavelength that is known as quantum shift. Let theta is equal to the angle made by the scattered X-ray. Theta is the angle made by the scattered X-ray with original direction. Lambda I is wavelength of incident photon and lambda S is the wavelength of scattered photon. एम नॉट इज द रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रेस्ट मैस क्यों कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो ग्रेफाइट टारगेट में हमने कंसीडर किया उसको एट रेस्ट कंसीडर किया. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. अब थीटा हमने वो एंगल लिया है जिस पे फोटोन स्कैटर हो रहा है. अब ये देखें एक फोटोन इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से नॉकआउट हो गया, फोटोन भी नॉकआउट हो गया. अब ये है हमने थीटा एंगल वो लिया है जिस पे फोटोन स्कैटर हुआ है. अगर हम फोटोन को इलेक्ट्रॉन की तरफ भी शो कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को फोटोन की जगह शो कर सकते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि हमने एंगल थीटा जो है वो फोटोन के साथ शो करना है और फाई एंगल इलेक्ट्रॉन के लिए शो करना है. सो डेल्टा लैम्डा इज द चेंज इन वेवलेंथ जिसको हम क्वांटम शिफ्ट कहते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा एस माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. एच यहाँ पे है प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. क्वांटम वेवलेंथ. क्वांटम वेवलेंथ क्या है? ये जो फैक्टर है इस इक्वेशन में एच ओवर एम नॉट सी, द फैक्टर एच ओवर एम नॉट सी हैज सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ लेंथ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्वांटम वेवलेंथ. इस फैक्टर को एच ओवर एम नॉट सी को हम क्वांटम वेवलेंथ कहते हैं. और ये इसके देखें यहाँ पे हमने प्रूव किया है. एच का यूनिट क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट का? जूल सेकेंड. मैस का यूनिट है किलोग्राम. स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड. और जूल इक्वल होता है हमारे पास न्यूटन मीटर के, तो न्यूटन मीटर सेकेंड बन गया डिवाइडेड बाय किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इंटू मीटर सेकेंड. यहाँ से किलोग्राम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा. एस रेज टू पावर -1, ये देखें एस की पावर -2 प्लस 1, ये भी -1 रह जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सिर्फ एक क्या बचेगा? ये मीटर बचेगा यहाँ पे. और मीटर किस चीज़ का यूनिट है? लेंथ का. तो यही हमने कहा है एच ओवर एम नॉट सी हैज सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ लेंथ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, दिस फैक्टर इज नोन एज क्वांटम वेवलेंथ. और इसकी वैल्यू क्या है इस कांस्टेंट की? एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34. एम नॉट है रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम. सी है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8. तो इसकी वैल्यू क्या है क्वांटम वेवलेंथ की? 2.43 इंटू 10⁻⁻12. ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाती है और हम न्यूमेरिकल्स में भी इसको यूज़ करेंगे. नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है कि क्वांटम शिफ्ट कब ज़्यादा होगा और मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा. केस 1 हम लेते हैं. इफ़ फोटोन इज स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 0, यानी कि फोटोन जिस डायरेक्शन में पहले मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में ही वो दोबारा मूव कर रहा है आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो फिर थीटा क्या होगा? हमारे पास 0 होगा. और क्वांटम शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? क्वांटम शिफ्ट का फार्मूला है एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. थीटा को हम 0 पुट कर देंगे
तो और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। दैट्स वाई when photon is scattered at an angle theta equal to 0 that is in the same direction as that of original direction, then Compton shift will be 0. केस 2 है कि if photon is scattered at an angle theta equal to 90 degree that is perpendicular to the original direction, then Compton shift will be equal to Compton wavelength. कैसे आएगा कि h over m naught c इंटू 1 माइनस थीटा की जगह अब आप क्या पुट करेंगे 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो डेल्टा लैम्डा हमारे पास आ गया h over m naught c के, और इस h over m naught c को हम कहते हैं Compton wavelength। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि Compton shift किसके इक्वल आ गया हमारे पास Compton wavelength के। नेक्स्ट थर्ड केस है हमारे पास, इफ फोटोन इज स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज फोटोन बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रॉन, के उसने इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया वहां से और खुद बाउंस बैक हो गया है, तो फिर थीटा बनेगा 180 डिग्री एंड कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम। इस केस में कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होगा। कैसे देखिए, कॉज ऑफ 180 डिग्री हम लेंगे, कॉज 180 की वैल्यू होती है -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस फार्मूले का है, -1 वैल्यू है कॉज 180 की, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2h over m naught c। तो मैक्सिमम कब होगा कॉम्पटन शिफ्ट, जब थीटा होगा 180 डिग्री। ये MCQs में भी आ जाता है, आपने याद रखना है। मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट होगा जब थीटा है 180 डिग्री, और मिनिमम कॉम्पटन शिफ्ट कब होगा जब थीटा है 0 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है, इससे प्रूव क्या होता है। द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज अ प्योरली क्वांटम फिनोमिना एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। क्लासिकल वेव थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसको क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिस पे ही इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया जा सकता है। E इज इक्वल टू एच एफ के इक्वल होता है, इससे सी ओवर लैम्डा हो जाएगा, यानी जब एनर्जी ऑफ फोटोन डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज लार्ज बिकॉज इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। इट प्रूव्स द पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ लाइट। ये फिनोमिना भी प्रूव करता है कार्पस्कुलर नेचर यानी पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ लाइट को। कॉम्पटन वाज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1927 फॉर कॉम्पटन इफेक्ट। ये जो क्वांटम एक्सप्लेनेशन दी थी, क्वांटम इफेक्ट की जो एक्सप्लेनेशन दी थी, इस पे नोबेल प्राइज दिया गया था कॉम्पटन को इन 1927।